गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी में बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। कल की क्लास में हमने लास्ट में बच्चों पृथ्वी को पढ़ना स्टार्ट किया था और पृथ्वी के बारे में बेसिक बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि पृथ्वी जो है वो पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में हमारी पृथ्वी स्थित है और पृथ्वी से यदि हम बात करें सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, वो शुक्र है। और एकमात्र ऐसा ग्रह है सोलर सिस्टम का बच्चों जहां पर जल पाया जाता है और जल की प्रेजेंस के कारण ही इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों यदि हम बात करें ये अपने अक्ष के ऊपर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अपनी कक्षा के सापेक्ष, अपने ऑर्बिट के सापेक्ष बच्चों जो ये एंगल बनाती है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। पृथ्वी के ऊपर एक दिन की जो अवधि होती है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की होती है। और सूर्य के चारों ओर अपनी पृथ्वी जो एक चक्कर पूरा करती है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। बच्चों ये जो डायमीटर है, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होगी बच्चों, ये डायमीटर पृथ्वी का इक्वेटर डायमीटर होता है और इसकी जो वैल्यू है वो 12,756 किलोमीटर। बच्चों नॉर्थ टू साउथ ये आपको नजर आ रहा होगा वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन को हम पोलर डायमीटर बोलते हैं और पोलर डायमीटर है 12,714। दोनों डायमीटर के बीच जो डिफरेंस है बच्चों वो 42 यानी कि 42 किलोमीटर का है। ठीक है। हमने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बारे में भी पता किया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मेरे दोस्त सूर्य और पृथ्वी के बीच, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर का। और इस घटना को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं? अपसोर। और ये घटना होती है कैलेंडर में 4 जुलाई को। बच्चों पृथ्वी जब अधिकतम दूरी पे होती है तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये न्यूनतम दूरी पे होगी, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की ये न्यूनतम दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। इस घटना को हम बोलते हैं उप। उप का मतलब कम होता है, अप का मतलब ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो ज्यादा होगा उस घटना को अपसोर, कम होगी दूरी उसको हम बोलेंगे उपसोर। बच्चों आपको यह भी पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने वाला एक आकाशीय पिंड है जो होगा मेरे दोस्त पृथ्वी का उपग्रह। और हम बात करें कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है, उपग्रह का मतलब सैटेलाइट होता है, और सैटेलाइट का मतलब जो प्लेनेट के चारों ओर क्या करेगा बच्चों? चक्कर काटेगा। वो कौन होगा? मून होगा, चंद्रमा होगा। मून यानी कि चंद्रमा होगा। ठीक है। हम यहां पर बात करेंगे चंद्रमा की कि चंद्रमा क्या होता है। चंद्रमा से भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रमा के बारे में पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं? सन ऑफ अर्थ बोलते हैं बेटा। ठीक है। तो पहला ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसे हम क्या बोलते हैं? धरती का पुत्र बोलते हैं। सन ऑफ अर्थ, धरती का पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। जिस तरीके से एक बेटा अपनी माँ के चारों ओर चक्कर काटता है बेटा, ऐसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। तो इसको हमने बोल दिया सन ऑफ अर्थ। ठीक है। साथ के साथ इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। हम बात करें तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है बच्चों, मास ऑफ मून, चंद्रमा का जो द्रव्यमान होगा, मास ऑफ मून, वो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का
पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का बच्चों क्या होगा? 1/81 होगा। 1/81 का मतलब यहां पर क्या हुआ? 1/81 का मतलब होगा कि चंद्रमा की तुलना में हमारी पृथ्वी जो है बच्चों वो 81 गुना भारी है। चंद्रमा से जो पृथ्वी है वो 81 गुना क्या है बच्चों? भारी है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये होगा कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा बच्चों 81 गुना क्या है? हल्का है। चंद्रमा का यदि हम डायमीटर का जिक्र करें, व्यास के बारे में हम बात करें, तो बच्चों चंद्रमा का जो डायमीटर है वो 3480 किलोमीटर। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि चंद्रमा का जो घूर्णन काल है, चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटना और अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर काटना, बच्चों ये दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है ना? और ये दोनों समान होते हैं 27 सही 1/3 दिन के इक्वल। 27 सही 1/3 मतलब 27 दिन और 8 घंटे। ठीक है बच्चों, दोनों के दोनों जो टाइम पीरियड हैं वो समान हैं। यही कारण है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम कितना प्रतिशत भाग मेरे दोस्त हम देख पाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, अधिकतम हम 57% भाग देख पाते हैं। चंद्रमा का अधिकतम दिखाई देने वाला भाग, तो बच्चों चंद्रमा का अधिकतम हम कितना प्रतिशत भाग देख पाते हैं? 57%। ठीक है, इससे ज्यादा चंद्रमा का भाग आज तक किसी भी आंख ने नहीं देखा है। मैक्सिमम बच्चों हम 57% भाग देख पाते हैं। बच्चों जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है चंद्रमा, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी होती है वो 3,84,365 किलोमीटर होती है। ठीक है बच्चों, देखिएगा चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश बोल के चलेंगे, क्योंकि शाम के समय बच्चों सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आता है और चंद्रमा का प्रकाश हमारी पृथ्वी के ऊपर आता है। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर पहुंचने का जो समय है बच्चों वो है 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1.3 सेकेंड के अंदर चंद्रमा का प्रकाश जो है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाता है। बच्चों चंद्रमा की जो सतह है, सरफेस ऑफ मून, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, याद रखना है कि चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ मून, सेलेनोलॉजी कहलाता है बच्चों।
क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। तो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनेट्स। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मून, आपसे कोई पूछ ले कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, तो आप लोग बोलेंगे लिबनेट्स। ठीक है, चंद्रमा के ऊपर जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों के अंदर एक तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसको हम बोलेंगे टाइटेनियम। चंद्रमा की या चंद्रमा पर स्थित चट्टानों में पाया जाने वाला तत्व। क्या होगा? टाइटेनियम। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि चंद्रमा की सतह के ऊपर पाया जाने वाला जो तत्व होगा बच्चों, वो क्या होगा? आपका टाइटेनियम होगा। हम बात करेंगे चंद्रमा की सतह पर बच्चों धूलकण के मैदान पाए जाते हैं, और चंद्रमा की सतह पर जो धूलकण डस्ट पार्टिकल आपको मिलेंगे, चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले धूलकण के मैदान बच्चों कहलाते हैं शांति सागर। इसको हम शांति सागर बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शांति सागर कहाँ स्थित है, आप बोलेंगे चंद्रमा पर स्थित है। और इस शांति सागर को हम बोलते हैं सी ऑफ ट्रांस इक्वेलिटी। इसको सी ऑफ ट्रांस इक्वेलिटी के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। ठीक है, और इसी चंद्रमा की सतह के ऊपर सबसे पहले बच्चों जो यान उतरा था उसको हम बोलते हैं अपोलो 11। तो पहला जो चंद्रयान था बच्चों उसका नाम क्या है? अपोलो 11। ठीक है, और इसी अपोलो 11 के अंदर थे बच्चों चंद्रमा पर कदम रखने वाले साइंटिस्ट। और आपसे कोई पूछ ले कि चंद्रमा के ऊपर पहला कदम किसने रखा था, तो आप बोलेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मेरे दोस्त सबसे पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, आपसे पूछ ले कि दूसरा कदम किसने रखा था, तो दूसरा कदम रखा था बज एल्ड्रिन ने। बज एल्ड्रिन ने, ठीक है ना, तो दूसरा कदम रखा था बज एल्ड्रिन ने। ठीक है, और अपना भारतीय व्यक्ति कौन था बच्चों जो चंद्रमा पर पहली बार गया था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। ठीक है, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला भारतीय। फटाफट कीजिएगा नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और अब हम चर्चा करेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। कीजिएगा फटाफट, थम्स अप कीजिएगा। ठीक है, और आज हम बच्चों टॉपिक शुरू कर लेंगे ओशियन यानी कि महासागर, और उसके बाद फिर महाद्वीप। तो लगभग आज तो नहीं हो पाएगा, कल और कल के बाद या परसों, मतलब इस वीक में तो कंप्लीट होगा ही होगा आपका सिलेबस। इसमें कोई
संदेह नहीं है। ठीक है, बाकी मेरा मन तो ये करता रहता है कि यार मैं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं, ठीक है, क्योंकि आपका भी मन करता है कि आप पढ़ते रहो, तो मेरा भी मन करता रहता है मैं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं। लेकिन क्या करें, एग्जाम आ चुका है तो मेरे दोस्त अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना चाहिए, है ना। अपने को इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ लेना है कि भाई 3 4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बाकी भी तो सब्जेक्ट हैं आपके। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस फिर किसके ऊपर करना चाहिए, मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, है ना। और साथ के साथ आपका एक और सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स है, रीजनिंग है। जीएस पार्ट तो आपका बहुत वाइड हो जाता है ना, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। चलेगा बच्चों, हम बात करते हैं शुद्र ग्रह की। मैंने शुद्र ग्रह आप लोगों को बताया था जिसको हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं मेरे दोस्त, जो पाए जाते हैं हमेशा कहाँ पर, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो एक पॉइंट तो ये याद रख लेना कि ये मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मंगल ग्रह किसका हिस्सा है, मेरे दोस्त पार्थिव ग्रह, जिसको हमने इनर प्लेनेट बोला था। पार्थिव ग्रह यानी कि इनर प्लेनेट। और जोवियन ग्रह, ठीक है ना, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। बच्चों शुद्र ग्रह में सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एक फोरवेस्टा नाम का शुद्र ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे वो है फोरवेस्टा। जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। एस्ट्रॉयड के बाद बेटा याद रखना है आपको टेलिंग स्टार, जिनको हम बोलेंगे धूमकेतु, जिनको हम क्या बोल देंगे, धूमकेतु बोल देंगे, टेलिंग स्टार बोल देंगे। बच्चों टेलिंग स्टार, धूमकेतु, धूमकेतु का मतलब क्या होता है, जिसकी पूंछ बनती हो, ठीक है। होता क्या है मेरे दोस्त, ये आपकी गैसें होती हैं, ये गैसों से बने आकाशीय पिंड होते हैं। और जब भी ये सूर्य के नजदीक आती हैं गैसें, तो सूर्य की तेज गर्मी इन गैसों के ऊपर पड़ने के चलते ये गैसें क्या हैं, फैल जाएंगी। और जब गैसें फैल जाती हैं तो इन गैसों की एक पूंछ बन जाती है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश जब इन गैसों के ऊपर पड़ता है तो ये गैस जो है बच्चों चमकना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और चमकने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ स्टार बोलते हैं। तो बच्चों फैलने के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण ये गैसें फैल जाती हैं, और फैलने के कारण इनकी एक पूंछ, एक धूम, धूम का मतलब क्या होता है, पूंछ होता है। पूंछ बनने के कारण इसको हमने क्या बोल दिया, धूमकेतु बोल दिया, ठीक है ना। बच्चों हम बात करेंगे यहां कि एक धूमकेतु के बारे में आपसे पूछा जाता है और उसका नाम है हेली। हेली नामक धूमकेतु का जो परिक्रमण काल है बच्चों, रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड जो होगा वो होता है 86 वर्ष। 86 ईयर, 86 वर्ष। या हम 86 नहीं, सॉरी भाई, 76 वर्ष होगा।
76 वर्ष होता है। कितना होता है बेटा? 76 वर्ष होगा। ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आज से पहले ये हेली नाम का धूमकेतु कब दिखाई दिया था? तो आप बोलेंगे 1986, और शायद आप 1986 में पैदा ही नहीं हुए होंगे, है ना। तो बच्चों आपने तो हेली नाम का धूमकेतु देखा ही नहीं होगा। हालांकि देखा तो मैंने भी नहीं है, मैं भी नहीं पैदा हुआ था। आज से पहले 1986 में दिखाई दिया था बच्चों ये हेली नाम का धूमकेतु। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भविष्य में कब दिखाई देगा। 1986 में 76 जोड़ देंगे। भविष्य में दिखाई देगा। तो बच्चों ये भविष्य में कब दिखाई देगा? 1986 में दिखाई दिया था। 76 साल इसका परिक्रमण काल है, तो यदि हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे दोस्त 2062। 2062 में तो हम देख तो लेंगे इसको, है ना। लेकिन हमारी आंखें ठीक रहेंगी तब देखेंगे ना, सारा दिन मोबाइल के ऊपर हम चिपके रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है 2062 में हमारी आंख मेरे दोस्त इतनी काबिल बचे ही ना कि इसको हम अच्छे से देख पाए। तो 1986 में भी नहीं देख पाए थे, 62 के अंदर देखेंगे जरूर। लेकिन आंखों का बस थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजन है। कीजिएगा फटाफट नोट। अब मैं आपको यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के साथ ही इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। और बच्चों फिर हम बात करेंगे किसकी? महासागरों की। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, 7 बजे स्टैटिक जीके की क्लास है, कोई ना भाई, वो क्लास भी अटेंड करनी है, जरूरी है। हेडिंग डालिएगा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। और आपको ये पता होगा ना कि अपनी मेरे दोस्त RWA यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्योग्राफी की एक मैराथन है। एक इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो सारे के सारे बच्चे उस क्लास को जरूर अटेंड करना, क्योंकि आपकी जो जबरदस्त रिवीजन है, जैसा आपने बोला था कि सर रिवीजन करानी है आपने सारे के सारे क्वेश्चंस की दोबारा से। तो बच्चों जबरदस्त रिवीजन जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। और आपके ये दो दो सेशन होंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी का, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो दोनों में मेरे दोस्त आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तो मेरे दोस्त वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? आपसे कोई पूछ ले कि एक साल में अधिकतम कितने ग्रहण लग सकते हैं, तो आपको बोलना है 7। ठीक है बच्चों, ये जो 7 ग्रहण लगेंगे इसमें याद रखना है आपको कि सूर्य ग्रहण ज्यादा होंगे या चंद्र ग्रहण। तो आप बोलेंगे सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण बच्चों कितने लग सकते हैं? 4 या 5। और आपसे कोई पूछ ले कि चंद्र ग्रहण कितने लग सकते हैं, तो बेटा आपको बोलना है 2 या 3। जब 2 होंगे तो 5 सूर्य ग्रहण होंगे, और जब 3 चंद्र ग्रहण होंगे तो सूर्य ग्रहण 4 होंगे, ठीक है। सन एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण बच्चों, सूर्य ग्रहण है कब लगता है? तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि ये लगता है सर अमावस्या को। सूर्य ग्रहण की जो स्थिति बनती है वो कौन से दिन बनती है? अमावस्या के दिन, ठीक है। लेकिन ये स्थिति बनती कब है?
सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है बच्चों वो कब बनती है? ये मान के चलेगा ये सूर्य है, ये चंद्रमा है बच्चों, और ये हमारी पृथ्वी। ठीक है, हम बात करेंगे तो सूर्य, यदि ये हमारा सन है, ये मून है, और ये अर्थ है, तो बच्चों सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर नहीं पड़ता, जिस भाग के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है, उस घटना को हम क्या बोल देते हैं? सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी का बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाना, बच्चों क्या कहलाता है? ये सीजीगी कहलाता है। इस घटना को हम ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? सीजीगी। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाना बच्चों सीजीगी कहलाता है। और सीजीगी के दिन कौन सा ग्रहण आपका लगेगा? सीजीगी की जब घटना होगी तो बच्चों उसको हम बोलेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप बोलेंगे सीजीगी के दौरान। और सीजीगी की घटना का मतलब है तीनों का बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाना। ठीक है ना, तीनों तीनों का बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाना। बच्चों ऐसे ही हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। मून एक्लिप्स की। और चंद्र ग्रहण जो है वो कब लगेगा? पूर्णिमा को लगेगा। पूर्णिमा के दिन ये क्या है बच्चों? लगेगा। और ये आपका बच्चों सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये मून है। तो जब ये घटना होगी, जब ये सिचुएशन बनेगी, तो मेरे दोस्त इस घटना को हम क्या बोल देंगे? इस घटना को हम चंद्र ग्रहण बोल देंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? चंद्र ग्रहण बोल देंगे। कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है तो इस घटना को हम क्या बोल देते हैं? चंद्र ग्रहण हम बोल देते हैं। चंद्रमा में सर लाइट होती है बेटा, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही क्या है? चमकता है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आता है और चंद्रमा का प्रकाश फिर हमारी पृथ्वी के ऊपर टकरा के आता है। ठीक है, इसलिए हम बोल देते हैं ये चंद्रमा का प्रकाश है, हालांकि चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। कीजिएगा फटाफट नोट। अभी मैं आपको छोटे छोटे एक दो टॉपिक और कवर कराना चाहता हूं, मेरा मन है। ठीक है, हालांकि आप लोग तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन मेरा मन है कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे एक दो टॉपिक और फटाफट करवा दूं। जैसे मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ विश्व की प्रमुख जनजातियां। एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनजाति से। फटाफट कीजिएगा थम्स अप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। हेलो सर, हेलो अर्चना, कोमल, अमर यादव, अंजलि शर्मा, पवन यादव, कोमल, दीपक, पारुल, प्रीतम।
अब देखिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। 5-5 मिनट के अंदर छोटे छोटे ये टॉपिक मेरे दोस्त अपने क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। चलेगा। हम बात करेंगे बच्चों, अब हेडिंग डालिएगा, छोटा सा एक टॉपिक कवर कराता हूं आप लोगों को। विश्व की प्रमुख जनजातियां, हेडिंग डालिएगा। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फंस जाता है पेपर में, विश्व की प्रमुख जनजातियां। जनजाति तो आप समझते होंगे, जिनको हम गुमंतु लोग बोलते हैं, सामाजिक और आर्थिक आधार पे सबसे पिछड़े हुए लोग समाज के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाते हैं, जनजातियां कहलाते हैं। तो विश्व के अंदर जैसे भारत के अंदर कुछ जनजातियां हैं, जैसे हमने टोडा नाम की जनजाति पढ़ी, ऐसे ही विश्व के अंदर मेरे दोस्त कुछ जनजातियां हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एस्किमो नाम की जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है। एस्किमो पहली जनजाति है बेटा, एस्किमो जनजाति। आपसे कोई पूछ ले कि एस्किमो नाम की जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप बोलेंगे ये निवास करती है ग्रीनलैंड और कनाडा के अंदर। ग्रीनलैंड बच्चों सबसे बड़ा आइलैंड है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। तो ग्रीनलैंड और कनाडा, ठीक है। या बेटा आप बोल सकते हो उत्तरी अमेरिका। यदि महाद्वीप पूछ ले तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है कनाडा, ठीक है। एस्किमो के बाद आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई माओरी नाम की जनजाति कहाँ निवास करती है। माओरी जनजाति के लोग कौन से देश में पाए जाते हैं। और सबसे अच्छा देश है मेरे दोस्त न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बड़ा जबरदस्त देश है। तो न्यूजीलैंड की बच्चों जनजाति का नाम है माओरी। न्यूजीलैंड देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा माओरी के बाद, बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे खिरगिज। खिरगिज नाम की जनजाति कहाँ निवास करती है। खिरगिज नाम की जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप बोलेंगे कि खिरगिज जो है ये मध्य अफ्रीका। किर्गिज नाम की जो जनजाति है बेटा, सॉरी, मध्य अफ्रीका नहीं, एशिया। हाँ, अफ्रीका की तो हम और पढ़ेंगे, मध्य एशिया। तो किर्गिज नाम की जनजाति बच्चों कहाँ निवास करेगी, मध्य एशिया के अंदर निवास करेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम बात करेंगे पिग्मिज। पिग्मिज नाम की जनजाति ये अफ्रीका की है, कांगो नदी क्षेत्र के अंदर। पिग्मिग नाम की जनजाति जो है बच्चों, ये कांगो बेसिन के अंदर, कांगो नदी बेसिन, जहां से कांगो नदी बहती है। और आप लोगों को पता होगा कि कांगो नदी बच्चों जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, अफ्रीका की नदी है। कहाँ की नदी है ये, अफ्रीका की, ठीक है ना। बिल्कुल। गोंड नाम की जनजाति बेटा कहाँ, गोंड, गोंड नाम की जनजाति है अपने भारत की। गोंड हो या सबसे बड़ा जनजातीय समूह है हमारा भील। गोंड और भील ये दोनों की दोनों जनजाति हैं भारत की। कहाँ की हैं, भारत की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एटा नाम की जनजाति। एटा जनजाति भी एशिया महाद्वीप की है, और एशिया महाद्वीप का एक देश आपने सुना होगा, फिलीपींस। फिलीपींस एशिया के अंदर बच्चों एटा नाम की जनजाति आपकी निवास करती है, ठीक है।
हम बात करेंगे एक और एशिया महाद्वीप की जनजाति है लाई। लाई नाम की यदि आपसे जनजाति पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में कौन से देश के अंदर निवास करती है, तो हम बोलेंगे म्यांमार के अंदर। म्यांमार एशिया के अंदर, ठीक है। बच्चों एक जनजाति और है इंपॉर्टेंट, जापान देश के अंदर निवास करती है, इसका नाम है आयनू जनजाति। आपसे कोई पूछ ले बेटा कि आयनू नाम की जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप बोलेंगे जापान। और जापान देश का प्राचीन नाम क्या है? निप्पन। तो जापान को मेरे दोस्त किस नाम से जाना जाता है? निप्पन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। निप्पन के नाम से जाना जाता है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। बच्चों अपना पड़ोसी है श्रीलंका, तो श्रीलंका के अंदर भी एक जनजाति निवास करती है, वेदास। तो वेदास नाम की जनजाति मेरे दोस्त कहाँ निवास करती है? सर श्रीलंका में निवास करती है। बुशमैन, आपसे पूछा जाएगा बुशमैन कहाँ के निवासी हैं, तो आप बोलेंगे बुशमैन कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल के अंदर एक चिड़िया पाई जाती है जिसका नाम है सुतुर मुर्ग। तो सुतुर मुर्ग नाम की चिड़िया बच्चों कौन से डेजर्ट के अंदर? कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। और यहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है बुशमैन। क्या है? बुशमैन, ठीक है ना। हम बात करेंगे एक जनजाति है रेड इंडियन। अब इंडियन नाम आया है तो आप सारे के सारे कहीं इंडिया में मेरे दोस्त इस जनजाति को ना ले आना, ठीक है। रेड इंडियन नाम की जनजाति उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। ठीक है बच्चों, एक जनजाति है तारतार। यह ठंडे इलाके के अंदर बच्चों निवास करने वाली जनजाति है। और अपने एशिया महाद्वीप के अंदर रूस देश का वो हिस्सा जो बड़ा ठंडा इलाका है, साइबेरिया। तो बेटा साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया जो है ना, वो रूस देश के उस हिस्से को बोलते हैं जो एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक जनजाति है मेरे दोस्त याकू। याकू नाम की जनजाति। आपसे कोई पूछ ले कि याकू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो यह टुंड्रा प्रदेशों के अंदर। कौन से प्रदेशों में निवास करती है? टुंड्रा प्रदेशों के अंदर, ठीक है। याकू नाम की जनजाति के बाद लास्ट जनजाति आपको बता रहा हूं, निग्रो। निग्रो आपसे पूछा जाएगा कहां पर? अफ्रीका के अंदर। निग्रो। भारत में आने वाला पहला जनजातीय समूह निग्रो ही था बच्चों। और निग्रो कहाँ के वासी? मध्य अफ्रीका के। मध्य अफ्रीका के ये निवासी हैं निग्रो, ठीक है। तो ये छोटा सा अपना टॉपिक है, फटाफट नोट कीजिएगा। चलेगा, मैं आपको छोटा सा एक और टॉपिक कवर कराता हूँ, आइलैंड द्वीप। उसके बाद हम ओशियन पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ओशियन पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। हेडिंग डालिएगा, विश्व के प्रमुख द्वीप। द्वीप का मतलब तो समझते हो आप? आइलैंड,
यानी कि पानी के बीचों बीच ऊपर की ओर उभरा हुआ सतल भाग, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम 5-10 क्वेश्चन द्वीप से भी कवर करते हैं, क्योंकि द्वीप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का? तो बेटा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का सबसे छोटा द्वीप। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड और स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। आपसे पूछ ले कौन से महासागर के अंदर बेटा? अटलांटिक महासागर के अंदर। कनाडा देश के पास इसकी स्थिति है, कनाडा देश के पास ये स्थित है। ठीक है। सबसे छोटा जो द्वीप है बच्चों वो कौन सा होगा? यदि आपसे कोई सबसे छोटा द्वीप पूछ ले तो आप बोलेंगे नोरू। नोरू द्वीप। ठीक है। हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। तो मेरे दोस्त माजुली। माजुली द्वीप हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर, आसाम राज्य के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एक द्वीप है जिसका नाम है होन्सू। होन्सू द्वीप बच्चों ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्सू द्वीप के बारे में आपसे कोई पूछ ले तो होन्सू द्वीप आप लोगों को बोलना है कि ये आपका जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्सू। ठीक है ना? जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्सू है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। एक द्वीप याद रखना है शिकोकू आइलैंड। और शिकोकू आइलैंड से याद रखना है जापान का सबसे छोटा द्वीप। बच्चों हम बात करें तो दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश, लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश, उसका नाम है बच्चों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, तो याद रखेंगे इंडोनेशिया। ठीक है बच्चों, एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। ठीक है। या हम बोल सकते हैं सैंडविच द्वीप। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर के अंदर यह स्थित है, और इसको प्रशांत महासागर का चौराहा मेरे दोस्त कहा जाता है। इसको हम बोल देंगे प्रशांत महासागर का चौराहा। क्या बोल देंगे? प्रशांत महासागर का चौराहा। ठीक है।
बच्चों हम बात करेंगे एक महासागर, आपने हिंद महासागर भी सुना होगा। हिंद महासागर के अंदर भी एक द्वीप है जिसका नाम है बोर्नियो। कौन सा द्वीप है ये? बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप जो है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। तो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन कौन सा होगा बच्चों? बोर्नियो होगा। कौन सा होगा? बोर्नियो होगा। ठीक है। बिल्कुल सिलेक्टेड सिलेक्टेड आप लोगों को बता रहा हूं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। बिल्कुल। एक द्वीप है आइसलैंड जिसको हम अग्नि द्वीप के नाम से पुकारते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा कौन सा आपका द्वीप अग्नि द्वीप के नाम से पुकारा जाता है। तो आप बोलेंगे आइसलैंड को बेटा हम अग्नि द्वीप के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है ना? याद रखोगे आप? बताइएगा फटाफट। बिल्कुल जावा द्वीप भी है। जावा द्वीप इंडोनेशिया का काफी पॉपुलर द्वीप है जो इंडियन ओशियन के अंदर ही है। इसको हम जावा आइलैंड बोल देंगे, जावा द्वीप। जावा द्वीप जो इंडियन ओशियन के अंदर है इसको हार्ट ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है। इंडोनेशिया का दिल कहा जाता है बेटा इसे। इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ इंडोनेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ इंडोनेशिया के नाम से इसे हम पुकारते हैं। सुमात्रा द्वीप भी है भाई। इंडोनेशिया के अंदर सुमात्रा द्वीप है। हमने अपने इंडिया में तो बहुत सारे आइलैंड पढ़ ही लिए थे। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है। बिल्कुल। एक द्वीप है लुजोन द्वीप। फिलीपींस देश का है मेरे दोस्त ये। लुजोन। तो लुजोन जो द्वीप है ये कौन से देश में है? फिलीपींस। ठीक है। कोको जो द्वीप है बच्चों ये म्यांमार का है। म्यांमार का है। जापान का बच्चों एक शहर नागासाकी आपने सुना होगा जिसके ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है ना? तो वो नागासाकी नाम का जो शहर है वो कौन से द्वीप के ऊपर है? क्यूसू। क्यूसू नाम का जो द्वीप है बेटा ये जापान के अंदर है। और नागासाकी शहर कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर बम बच्चों गिराने का काम अमेरिका ने किया था। तो नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बच्चों बम गिराए गए थे ना, तो नागासाकी इसी द्वीप के ऊपर क्या है? बसा हुआ है। ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक आइलैंड वाला भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। कल कंप्लीट करवा दें? करवा देंगे बेटा। और बताओ? करवा देंगे भाई, कल कंप्लीट करवा देंगे दोस्त। चलेगा। हेडिंग डालिएगा फिर। जल्दी कंप्लीट करवा दें? जल्दी कंप्लीट करवा देंगे भाई। हेडिंग डालिएगा ओशियन। कल कंप्लीट करवा देंगे, ना टेंशन लो तुम। महासागर। ओशियन यानी कि बेटा महासागर। ठीक है। क्या होता है महासागर? यदि आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है जल का सबसे बड़ा रूप। जहां तक हमारी नजरें जाएं वहां तक जल ही जल नजर आए।
ऐसा जल का सबसे बड़ा रूप आपका ओशियन कहलाता है। जल का सबसे बड़ा रूप क्या कहलाता है बेटा? महासागर। ठीक है। आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है बच्चों, इस पृथ्वी के ऊपर जो सतल भाग है वो 29% है, और जल जो है मेरे दोस्त वो 71% है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सतल और जल का जो रेशो होगा बच्चों वो कितना होगा? 3:7 होगा। ठीक है। बच्चों ये पृथ्वी का जो 71% है, इसका 97.5% भाग महासागरों में ही तो भरा हुआ है। महासागरों में भरा हुआ। और मेरे दोस्त महासागरों का जो जल होता है वो कैसा है? खारा है। धरती के ऊपर पानी जरूर 71% है, लेकिन पीने योग्य पानी थोड़ी है बच्चों। ठीक है। या हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि पृथ्वी का 3/4 जो भाग है वो जल से ही तो क्या है? गिरा हुआ है। 1/4 भाग जमीन से, और बाकी 3/4 भाग। ठीक है। और ये बच्चों इस जल को हम 5 महासागरों के अंदर डिवाइड करेंगे। और ये 5 महासागर कौन से होंगे? इन 5 महासागरों में बच्चों एक होगा आपका पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर। एक होगा बच्चों अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। एक होगा इंडियन ओशियन। यानी कि हिंद महासागर। एक होगा मेरे दोस्त दक्षिणी ध्रुव महासागर। और एक होगा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक महासागर। ठीक है। महासागरों के जल की जो बच्चों विशेषता होती है वो क्या होती है? महासागरों के जल की विशेषता होती है तापमान और लवणता। महासागरों के जल की विशेषता जो होगी, एक तो टेम्परेचर, एक लवणता, सैलिनिटी। बच्चों महासागरों के जल की जो लवणता है ना, वो प्रति 1,000 में व्यक्त की जाती है, ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि महासागरों के जल की लवणता किसमें व्यक्त की जाती है, तो आप बोलेंगे प्रति 1,000।
ठीक है, प्रति 1000 के अंदर क्या है, व्यक्त की जाती है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। यदि हम बात करेंगे औसत लवणता कितनी होती है महासागरों के जल की, एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है, औसत लवणता बच्चों महासागरों के जल की कितनी होती है, तो आपको बोलना है औसत लवणता होती है 35 ग्राम प्रति 1000, या आप डायरेक्ट 35 ग्राम बोल देंगे। कितनी बोल देंगे बेटा, 35 प्रति 1000 बोल दो या 35 ग्राम प्रति 1000 बोल दो। ठीक है, क्योंकि प्रति 1000 में हम डिफाइन करेंगे। आपसे कोई पूछ ले कि महासागरों का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, महासागरों के जल का जो तापमान है, तो बेटा महासागरों के जल का जो तापमान है वो आपको ध्यान रखना है 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 डिग्री से लेके 33 डिग्री सेल्सियस के बीच आपको ये ध्यान रखना है, याद रखोगे। हम बात करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो लवणता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कौन से अक्षांशों के बीच पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लवणता, मतलब जहां जल सबसे ज्यादा खारा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, 20 से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, और 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री, 10 डिग्री से लेके बेटा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इन अक्षांशों के बीच जो जल है ना वो पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा आपको खारा नजर आएगा, यहां पर लवणता सबसे ज्यादा नजर आएगी। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। कल हम बच्चों सारे के सारे महासागरों को कंप्लीट कर लेंगे फटाफट, और महासागरों के बाद एक महाद्वीप का टॉपिक बचेगा, तो लगभग 2 क्लास और लगेंगी दोस्त। ठीक है, या तो कोशिश करेंगे कि कल आपके यहाँ 2 घंटे का स्लॉट रख लें हम, तो कल जो है ना चाहे फिर बीच में कोई भी क्लास हो उस क्लास को या तो आप एक बार बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, कल जो अपनी क्लास होगी ना वो मैं 2 घंटे की रख के इसको फिर कंप्लीट ही करवा देता हूँ। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग का आधा घंटा महासागर और बाकी का जो 1.5 घंटा है बच्चों वो पीपीटी के ऊपर मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बताने हैं कि भाई इन महाद्वीपों से किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और फिर बाकी जो आपकी रिविजन है वो मैं आपको मैराथन क्लास में कवर करा ही दूंगा। ठीक है, तो चलेगा बच्चों, थैंक यू।